गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड। तो बच्चों, हमने कल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर के बारे में बात कर ली थी, वो कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ा था। बच्चों, जो लास्ट वाला टॉपिक था वो था हमारा टॉर्जन ऑफ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ वायर। किसी वायर को एक एंड से फिक्स करके दूसरे एंड पे मैं क्या कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने दो एंगल डिफाइन किए थे, एक फाई एंगल और एक थीटा एंगल। बच्चों, फाई एंगल क्या था यहाँ पे? फाई हमारा शेयर एंगल ऑफ शेयर, और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट था। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। यस। बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। जब हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था तो टॉर्क इक्वल्स टू सी। सी क्या होता है? सी होता है रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा सी का, वो किससे होगा बच्चों? सी का मल्टीप्लीकेशन होगा सी इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट से। और एंगल ऑफ ट्विस्ट एक्चुअली क्या है हमारे पास? अगर इस नोमेनक्लेचर में हम देखें तो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू सी थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। ओके, मैंने फाई लिख दिया था। ये सी थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है? थीटा है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा सी थीटा या फिर सी थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बुक में आप देखोगे तो उसने नोमेनक्लेचर को रिवर्स कर दिया है, फाई को बना दिया है। जो ये एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है जो हमने थीटा डिफाइन किया है उसको उसने 5 कर दिया है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, नोमेनक्लेचर हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शेयर एंगल क्या हो जाएगा? शेयर एंगल हो जाएगा हमारा 5, और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? टॉर्क विल बी इक्वल्स टू सी थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप अपनी कॉपीज में, है ना बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सॉलिड्स के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फ्लूइड के बारे में। बच्चों, फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लूइड बेसिकली क्या होता है? फ्लूइड कोई भी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मटेरियल क्या होता है, फ्लो होता है। क्या? कोई भी मटेरियल जो रखता है एबिलिटी टू फ्लो, वही क्या हो जाएगा? हमारा फ्लूइड हो जाएगा बच्चों। तो सॉलिड तो एबिलिटी ऑफ फ्लो नहीं रखते, बट लिक्विड और गैसेस जो होती है वो एबिलिटी टू फ्लो होती है, उनको फ्लो करवाए तो फ्लो हो जाती है। यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। यस। तो कंबाइंडली फ्लूइड क्या क्या हो जाएंगे? सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड एंड गैसेस आर फ्लूइड। चलिए मैं नोट डाउन कर देता हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों, फ्लूइड्स आर द सबस्टेंस विच कैन फ्लो। फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे? फ्लूइड्स आर द सबस्टेंस विच कैन फ्लो। और क्या क्या आएंगे इसके अंदर बच्चों? आ जाएंगी हमारी गैसेस। गैसेस हैज एबिलिटी टू फ्लो, ऑल्सो लिक्विड्स हैव एबिलिटी टू फ्लो। ओके बच्चों, चलिए फर्दर अगर हम बात करें तो इन सबस्टेंस के लिए लिक्विड जो हमारा सॉलिड होता था वो तो बेसिकली रिजिड होता था, कुछ पार्शियली रिजिड होते थे। तो सॉलिड तो हमारा रिजिड होता था, और रिजिड बॉडी के लिए उसकी शेप और साइज फिक्स होती है। बट फ्लूइड के लिए शेप और साइज फिक्स नहीं होती, ना तो गैसेस के लिए ना ही लिक्विड के लिए शेप साइज फिक्स नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा।
बिकॉज ऑफ रीजन द इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट होता है गैसेस में, इसलिए ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। फिर ये होता है थोड़ा स्ट्रोंगर लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्ट्रोंग किस में होता है बच्चों? सॉलिड्स में। इंट्रा मोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है सॉलिड में, इसीलिए उनकी शेप और साइज फिक्स होती है। और लिक्विड और गैसेस में वो थोड़ा रिलेटिवली वीक होता है, तो इसकी शेप और साइज बहुत कम होती है बच्चों। क्लियर है बात? यस सर। Yes, Yes. sir. चलिए बच्चों, यहाँ पे अब फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ जनरल इंपॉर्टेंट टर्म्स हम सीख लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी के बारे में बता सकते हो आप कोई? क्या होती है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी को बच्चों जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट विल बी m अपॉन v के बराबर हो जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे डेंसिटी हो जाएगी। बच्चों यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो डेंसिटी के लिए यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी हमारे पास एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम होती है, और वो लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो इसकी एक और यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट। ओके। फर्दर मान लीजिए हम बात करें वाटर के लिए बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बच्चों 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, जिसे हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। बच्चों ये हेवीएस्ट डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो वाटर की डेंसिटी हम ये ले रहे हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, किस टेम्परेचर के लिए ले रहे हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने पढ़ा हुआ होगा बच्चों कि जो वाटर होता है, वाटर का जो डेंसिटी मैक्सिमम होगी वो 4 डिग्री पे होगी, डेंसिटी मैक्सिमम। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? मिनिमम। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस, डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम हो गया। ठीक है। चलिए फर्दर अगर हम बात करें, वाटर के लिए हमने बात कर ली। अगर हम बात करें मर्क्यूरी के लिए बच्चों, बेसिकली हमें वाटर और मर्क्यूरी के लिए डेंसिटी याद रखनी पड़ती है। तो मर्क्यूरी के लिए जो डेंसिटी होती है इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये तो हो गई एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इट विल बी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ हम इसको डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली यही वैल्यू मर्क्यूरी के लिए ली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी के बारे में हम समझ गए। चलिए मान लीजिए दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाए, दो लिक्विड को मिक्स किया जाए। इफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, if two immiscible liquids, immiscible मतलब जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। two immiscible liquids of mass, two immiscible liquids of mass m1 and m2 having density, having density, having density ρ1 and ρ2 are mixed together, mixed together। दो लिक्विड है बच्चों जिनका मास m1 m2 है, डेंसिटी ρ1 ρ2 है, उनको मिक्स किया जाए तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी
बच्चों डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए जो फॉर्मूला दिया जाएगा सिंपली इट विल बी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मिक्सचर हमने यहाँ पे बनाया है उस मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना है बच्चों? टोटल मास है m1 प्लस m2। मान लेते हैं एक लिक्विड जिसका मास m1 है उसका वॉल्यूम v1 है, तो v1 प्लस v2, v1 m1 मास का वॉल्यूम और v2 m2 मास का वॉल्यूम है, तो इनके वॉल्यूम v1 v2 हो जाएंगे, तो टोटल वॉल्यूम विल बी v1 प्लस v2। ओके बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चलिए अगर मैं v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं बच्चों तो क्या होगा? देखो v1 की वैल्यू यहां से हम देखें तो v1 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन रो वन हो जाएगा। सिमिलरली v2 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन रो टू। चलिए तो जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमें मिल रही है वो मिल जाएगी m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई m1 रो वन, m1 अपॉन रो वन प्लस m2 अपॉन रो टू के बराबर। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. यस। Yes, sir. चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो दोनों लिक्विड मैंने लिए हैं उनका जो मास है वो सेम है। इफ m1 इज इक्वल टू m2 हो तो डेंसिटी क्या होगी? इसी के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो केस पढ़ रहे थे, दो लिक्विड्स को मैंने मिक्स किया, यहाँ पे अगर इनका जो मास है वो इक्वल मास मैंने लिया है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी? देखिए 2m अपॉन m अपॉन रो वन प्लस m अपॉन रो टू। यस और नो बच्चों? रीअरेंज sir. करेंगे तो इसे लिख दिया जाएगा m अपॉन रो वन प्लस m अपॉन रो टू विल बी इक्वल टू 2m अपॉन रो मिक्स। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो वन प्लस 1 अपॉन रो टू, जिसे फर्दर लिखा जा सकता है या एलसीएम में ले लेता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रो वन प्लस रो टू अपॉन रो वन रो टू। और बच्चों डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मुझे क्या मिल जाएगी? देखिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। ओके बच्चों, तो दो लिक्विड को अगर मैं सेम मास से मिक्स कर देता हूं जिनकी डेंसिटी रो वन रो टू है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी? 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू के बराबर हो जाएगी बच्चों। चलिए ये कुछ फॉर्मूले हमें मिले हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। बच्चों इसी तरीके से हमने कभी एवरेज वेलोसिटी भी निकाली थी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। किस केस के लिए? जब कोई ऑब्जेक्ट दो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करता था। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. वहां पे निकाली थी। चलिए एक और फॉर्मूला मुझे मिलेगा बच्चों, जब मैं इनको अभी मैंने मास इक्वल किया है, अगर मैं वॉल्यूम इक्वल करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। इफ सेकेंड केस है सेम मास के बजाय मैं सेम वॉल्यूम में दोनों लिक्विड्स का वॉल्यूम अगर मैं सेम लेता हूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इफ v1 इज इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, v1 इज इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v लिया जाए तो देखो क्या होगा। देखो रो मिक्स के लिए हमने एक जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 रो वन, या फिर सिंपली m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 लिखा था। बच्चों अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v रो वन, m2 की वैल्यू v रो टू डिवाइडेड बाई v प्लस v, और रो मिक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी रो वन प्लस रो टू अपॉन टू के बराबर। ठीक है, तो सिंपली इनका एवरेज मिल जाएगा। कब? जब वॉल्यूम सेम लिया है तो। ठीक है बच्चों, और यही चीज हमें वेलोसिटी के लिए कब मिलती थी? v1 प्लस वी टू अपॉन टू, जब कोई पार्टिकल दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी v1
प्लस V2/2 के बराबर मिलती थी बच्चों, है ना। तो चीजों को कोरिलेट किया जा सकता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो डेंसिटी के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, बच्चों रिलेटिव डेंसिटी को हम जनरली वर्ड आरडी से डिनोट कर देते हैं। वर्ड आरडी से डिनोट कर देंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस। रिलेटिव डेंसिटी विल बी द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस divided by density of water at 4 degrees centigrade. Density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को मैं रिलेट कर रहा हूं वाटर से। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सबस्टेंस जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना भारी है या कितना हल्का है। जैसे मैं बात करूं लकड़ी के लिए, वुड जो होती है बच्चों, जनरली वुड क्या वाटर के कंपैरिजन में हल्की होती है? वुड वाटर पे फ्लोट करती है बच्चों? Yes, sir. वुड वाटर पे फ्लोट करती है, यस। तो यहीं से हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है उसके लिए रिलेटिव डेंसिटी कम होगी, एक से कम होगी। और जो वाटर के अंदर सिंक कर जाता है उसके लिए रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी के लिए अगर हम बात करें इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो अपॉन रो डब्ल्यू। रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों यूनिट की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? Unitless. Unitless. यूनिटलेस। वेरी गुड, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। चलिए बच्चों, एक टर्म आएगी हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक वेट होता है weight of substance divided by weight of substance divided by वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट को जनरली हम या तो स्पेसिफिक वेट ही बोल देते हैं या एसपी डब्ल्यू टी बोल सकते हैं बच्चों, स्पेसिफिक वेट। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ अ सबस्टेंस, वेट ऑफ अ सबस्टेंस divided by volume of substance, volume of substance, जो कि सिंपली क्या कहा जा सकता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेट के लिए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है? mg हो जाता है, यस और नो? Yes, sir. यस, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका वेट mg के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो v हो जाएगा। फर्दर हमने पढ़ा है कि मास इक्वल्स टू रो वी के बराबर होता है, रो इंटू वी अपॉन जी डिवाइडेड बाय वी। तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट क्या मिल जाएगा किसी भी सबस्टेंस के लिए? रो इंटू जी के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इसको हम एस जी से रिलेट करते हैं, एस जी से डिनोट करते हैं। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज स्पेसिफिक वेट, इट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ अ सबस्टेंस, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ सबस्टेंस
divided by specific weight of water. Specific weight of a substance divided by specific weight of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों अगर किसी भी मटेरियल के लिए स्पेसिफिक वेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रो जी के बराबर हो जाएगा। और वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए स्पेसिफिक वेट रो डब्ल्यू इंटू जी के बराबर हो जाएगा। जी से जी अगर कैंसिल आउट हो जाए तो इट विल बी रो अपॉन रो डब्ल्यू। बच्चों रो अपॉन रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या देता है, रिलेटिव डेंसिटी। Relative तो density. बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी ही हो गई। तो न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में कभी कभी हमें रिलेटिव डेंसिटी वर्ड दे दिया जाता है, कभी कभी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड दे दिया जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या कंसीडर करना है, रिलेटिव डेंसिटी कंसीडर करना है। ओके जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, तो डेंसिटी के बारे में बच्चों हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। बच्चों प्रेशर वर्ड हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। कोई डिफाइन कर सकता है प्रेशर क्या होता है? Force per Sir, unit force upon area. फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए मान लीजिए बच्चों ये कोई डेल्टा ए सरफेस है, एक सेकेंड बच्चों, चलिए ये कोई डेल्टा ए सरफेस है, मतलब कोई एरिया है डेल्टा ए, और इस डेल्टा ए एरिया पे मैं एक परपेंडिकुलर फोर्स डेल्टा एफ लगाता हूं। इस डेल्टा ए एरिया पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स डेल्टा एफ लगा देता हूं, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है इस एरिया पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और वो प्रेशर कितना होगा बच्चों, दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एफ। बेसिकली बात वो की वही है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है बच्चों। अब अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो प्रेशर के लिए जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स के लिए यूनिट होती है न्यूटन और एरिया के लिए यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, Yes, sir. यस। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सी यूनिट हो जाएगी, इसके लिए ये एक ऐसा यूनिट है बच्चों। अब जैसे हमने न्यूटन मीटर वर्क के लिए या एनर्जी के लिए यूनिट दे रखी है न्यूटन मीटर, बट 1 न्यूटन मीटर क्या होता है बच्चों, 1 जूल के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा। ठीक है जी, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो पास्कल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। डायमेंशंस की बात करें बच्चों तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बताइएगा, M L-1 T-2. एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर के लिए डायमेंशंस हो जाएंगे बच्चों। हमने एसआई यूनिट की बात कर ली। अगर हम बात करें और प्रैक्टिकल यूनिट, अदर प्रैक्टिकल यूनिट फॉर प्रेशर बता सकते हैं आप, जो आपने सुन रखी हो प्रेशर के लिए? बच्चों एटमॉस्फेयर यूनिट के बारे में सुन रखा है? Yes. यस। तो यहाँ पे जो अदर यूनिट्स हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे शॉर्ट में हम एटीएम
बैंक वाला एटीएम नहीं, सिंपल प्रेशर वाला एटीएम से डिनोट करते हैं। तो एटीएम यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फुल फॉर्म हो जाएगी। बार या फिर टोर, ये तीनों भी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है प्रेशर के लिए। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार और टोर आर ऑल्सो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर। इनके लिए रिलेशन हम देखें तो बच्चों जो 1 एटीएम होता है, 1 ATM is nearly equals to 1.01325 into 10 raised to power 5 पास्कल। ओके बच्चों, चलिए फर्दर हम बात करें 1 बार। 1 बार होता है बच्चों 10 raised to power 5 पास्कल के बराबर। 1 बार इक्वल्स टू 10 raised to power 5 बार के बराबर। और जो 1 टोर होता है, 1 टोर विल बी इक्वल्स टू 133 पास्कल। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों यूनिट्स भी हमें मिल जाएगी। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार ज्यादा कंसीडर किया जाता है, टोर रेयरली यूज की जाती है पर की जाती है। ओके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या एटीएम या बार या टोर, ये सब केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर की यूनिट्स हो जाएंगी बच्चों। ओके, Yes, sir. यस बच्चों, अब Yes, sir. प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर दो तरीके से हम देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, सॉलिड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम प्रेशर सॉलिड के लिए बात करें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स। मान लीजिए ये कोई क्यूब है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड ले लेते हैं बच्चों एक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा मैंने यूज कर लिया इसका। तो एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड को मैंने दो ओरिएंटेशन पे रख दिया है। इसकी डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो इसकी लेंथ है ये 10 मीटर है, क्यूबॉइड की लेंथ 10 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। विड्थ इसकी 5 मीटर है। और बच्चों इस क्यूबॉइड का अगर मैं वेट की बात करूं, इस क्यूबॉइड का जो वेट है वो वेट मान लीजिए लेट्स से 100 न्यूटन का इसका वेट है। और ये क्यूबॉइड एक बार इस ओरिएंटेशन पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक बार इस ओरिएंटेशन के साथ ग्राउंड पे रखा हुआ है और एक बार इस ओरिएंटेशन के साथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 5 मीटर और ये हाइट हो जाएगी इसकी 10 मीटर। तो दोनों केसेस में इसका वेट तो सेम रहना ही है बच्चों, बट हमने क्या कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। और अगर हम बात करें कि ये अपने वेट की वजह से, ये जो ब्लॉक है अपने वेट की वजह से ग्राउंड पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, व्हाट यू थिंक, क्या दोनों केसेस में इसके वेट की वजह से ग्राउंड पे जो प्रेशर आ रहा है वो सेम होगा या डिफरेंट होना चाहिए बच्चों? Different. डिफरेंट होगा बच्चों, वेरी गुड। चलिए डिफरेंट क्यों होगा, देखिएगा जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है आइदर फोर्स अपॉन एरिया। इस केस में ये क्या कर रहा है, वेट की वजह से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है,
तो वेट के बराबर फोर्स लगेगा, तो इट विल बी W/A। पहले केस में बच्चों अगर हम एरिया देखें तो कौन सा एरिया देखेंगे कि वो एरिया जिसके साथ ये ग्राउंड में कांटेक्ट पे है। तो पहले केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट केस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 10 into 5 एंड इट विल बी 50 मीटर स्क्वायर। बच्चों सेकंड केस में एरिया जिससे वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है will it be 1 into 5 मीटर स्क्वायर, yes or no? Yes, sir. Yes. तो पहले केस में जब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 100/50 और ये आ जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सेकेंड केस वेयर इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, यहाँ प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों, इन दिस केस द प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 100/5 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. मान लीजिए बच्चों मैं इसका ओरिएंटेशन फिर से चेंज कर दूं, इसका ओरिएंटेशन फिर से चेंज कर दूं और कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि जब एरिया लगे वो कौन सी वाली फेस लगाए। देखो इस फर्स्ट केस में 10 into 5 का हो गया, सेकंड केस में 1 into 5 का हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको 10 into 1 वाली सरफेस के साथ रख दूं, ठीक है, 10 into 1 जो सरफेस आ रही है 10 into 1 वाली वो ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, तब प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? 10 न्यूटन 10. पर मीटर स्क्वायर। 10 हो जाएगा बेटा, क्योंकि एरिया आप कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, चलिए ये बैठना नहीं है खैर, डिलीट ही कर देता हूँ। समझ गए ना बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर हम इसका ओरिएंटेशन फिर से चेंज कर दें तो प्रेशर थर्ड केस में क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वो इन दोनों का इंटरमीडिएट प्रेशर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये P मिनिमम हो जाएगा बच्चों और ये P मैक्सिमम हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अमोंग थ्री ओरिएंटेशन सबसे मिनिमम प्रेशर होगा 2 का, सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा 20 का। तो प्रेशर मिनिमम चाहिए तो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो एरिया मिनिमम होना चाहिए बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसी के कुछ एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड, पिन एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड। Pins and nails are made to have pointed ends। क्यों बच्चों? क्योंकि मान लीजिए ये कोई नेल या पिन है और अगर मैं इसको पॉइंटेड एंड रखूंगा और यहाँ पे जब कोई फोर्स लगाया जाता है, यहाँ पे जब कोई फोर्स लगाया जाता है F, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, देखो पॉइंटेड एंड जिसे हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना है, क्या वो एक लार्ज प्रेशर क्रिएट करेगा? पॉइंटेड एंड क्या होगा, देखो P इक्वल्स टू F/A होता है, तो पॉइंटेड एंड के लिए एरिया कम होगा और शॉर्ट एरिया के लिए प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इजीली बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर देगा बच्चों, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. वेरी गुड। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें कि नाइफ वगैरह जो होते हैं, एक शार्प नाइफ और एक ब्लंट नाइफ की बात करें तो कौन इजीली कट कर देता है वेजिटेबल्स को? Sharp. शार्प नाइफ। शार्प नाइफ के लिए अगर हम देखें तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ, और ब्लंट नाइफ के लिए एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर किस केस में ज्यादा लगेगा? शार्प नाइफ के केस में प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है फॉर सेम फोर्स, और इसी वजह से हमें वेजिटेबल्स इजीली कट डाउन हो जाएंगी बच्चों, ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए ये तो हमारा पहला केस हो गया जहां पे हमने प्रेशर को ज्यादा रखने के लिए एरिया को रिड्यूस कर दिया। कहीं ऐसा भी
यूज होता है बच्चों, एक ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जहां पे प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एरिया को इंक्रीज कर दिया जाएगा, यस और नो? कहीं ऐसे भी केसेस मिलेंगे, एप्लीकेशन मिलेंगे जहां पे प्रेशर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर वी नीड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। बच्चों जैसे अगर हम बात करें कि केमल वगैरह जो होते हैं, केमल वगैरह को बेसिकली डेजर्ट वगैरह में मूव करना रहता है, वहां पे यूज किया जाता है केमल्स को, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, डेजर्ट में होती है सैंड। तो अगर मान लीजिए हम जनरली खुद भी सैंड में चलेंगे तो हमारे जो पैर है वो सैंड में धंस जाते हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस। जनरली अगर हम फ्लैट सरफेस के शूज पहन ले तो भी वो उसमें धंस जाएंगे, बट अगर मान लीजिए कोई हिल्स पहन के उस पे सैंड पे आ गया तो क्या वो चल पाएगा? No, sir. No, sir. फिर तो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस में तो फिर भी थोड़ा बहुत एरिया हमें मिल रहा है, और हमारे वेट के करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होता है। अगर कोई हिल्स पहन लेगा तो एरिया बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा, एरिया रिड्यूस हो गया तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा और वो और ज्यादा उसके अंदर धंस जाएगा। बट केमल के लिए क्या होता है, केमल के जो फीट होते हैं बच्चों वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, यस और नो? और अगर Yes. फीट चौड़े होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो वो इजीली उस पे वॉक कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने देखा है कि फॉरेस्ट वगैरह में कैमल्स वगैरह इजीली वॉक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फीट्स बड़े होते हैं, फीट्स बड़े होंगे तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, यस और नो? तो दोनों एप्लीकेशन है हमारे लिए। छोटा एरिया रख के हम प्रेशर ज्यादा कर सकते हैं और एरिया को बढ़ा के प्रेशर को कम किया जा सकता है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो एक पिन और नेल्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एक आप शार्प नाइफ का देख सकते हैं, और एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो वहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये बताइए, एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए एरिया को डिक्रीज किया जाता है या प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एरिया को इंक्रीज कराया जाता है। ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड while a camel can walk easily on it. While a camel can walk easily on it. ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की जनरली प्रेशर के लिए, यूनिट्स के लिए, फॉर सॉलिड प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड। अब हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर के लिए। फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। तो बेसिकली फ्लूइड प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड और प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड विल बी द प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब हम बेसिकली यहाँ पे देखो ये सॉलिड प्रेशर हमारा हो गया। बेसिकली यहाँ पे हम फ्लूइड प्रेशर की ही बात करेंगे, और फ्लूइड प्रेशर हम तीन तरीके का प्रेशर यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रेशर इज ऑफ थ्री टाइप, या थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करें हम, फ्लूइड प्रेशर, थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट वन होता है बच्चों हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted बाय atmospheric column on unit cross sectional area. The pressure exerted by it is the, yes, it is simply force exerted by, force exerted by atmospheric column
pressure force exerted by atmospheric column on unit the cross sectional area column on unit cross sectional area at mean sea level at mean sea level at normal temperature and pressure. At sea level at normal temperature and pressure. सॉरी प्रेशर वर्ड नहीं ऐड करेंगे. एट नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेसिकली गैसेस है. ठीक है जी. तो ये गैसेस क्या कर रही हैं? ये गैसेस एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं. ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है. तो अगर हम सी लेवल पे एक वर्टिकल कॉलम बनाए, सी लेवल पे एक वर्टिकल कॉलम बनाते हैं यूनिट एरिया का, और उस यूनिट एरिया के कॉलम पे जो वर्टिकल कॉलम है एयर का, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया एट सी लेवल, वही क्या हो जाएगा? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत लार्ज वैल्यू रखता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लार्ज वैल्यू होती है. ये जो वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बच्चों हम पी नोट से डिनोट करते हैं. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है ये होती है 1.0135 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब हर एक मीटर स्क्वायर एरिया पे हर एक मीटर स्क्वायर एरिया पे एयर जो है वो कितना फोर्स लगाती है? हर एक मीटर स्क्वायर पे एयर नियरली 10⁵ न्यूटन का, जिसे हम कह सकते हैं 100 किलो न्यूटन का फोर्स एयर एक्सर्ट करती है. तो इतने लार्ज प्रेशर हम यहाँ पे क्या है? एक्सपोज है. एटमॉस्फेयर की वजह से इतने लार्ज प्रेशर पे हम एक्सपोज हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता. कोई रीजन बच्चों कि क्यों हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रश नहीं होते होंगे? सर हम ब्लड प्रेशर. यस. एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जैसे हमारा हैंड है, तो हैंड पे एयर ने इतनी लार्ज क्वांटिटी का प्रेशर लगाया, बट अंदर से भी हमारे अंदर ब्लड वगैरह जो फ्लो होता है वो भी, उसका भी नियरली इतना ही प्रेशर है. और ये जो प्रेशर डिफरेंस है अंदर का और बाहर का, दोनों इक्वल होंगे तो जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा वो बिल्कुल जीरो का हो जाएगा. इसीलिए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर ये चीज प्रेशर डिफरेंस वगैरह हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे. तो 3 टाइप ऑफ प्रेशर में से पहला प्रेशर है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये क्या है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कॉलम ऑन अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना. और ये जो होती है बहुत लार्ज वैल्यू होती है. याद कर सकते हैं बच्चों इसको 1.0315 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है बच्चों. ठीक है बच्चों. जो Yes, sir. यस सर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, या तो हम ऐसे याद रख सकते हैं या फिर इसे कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इट इज 760 mm column of mercury. 760 mm column of mercury. या फिर 760 mm को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी. देखो इसका क्या मतलब है 760 mm या 76 mm. मान लीजिए ये मैंने एक टब लिया है और इस टब में एक मर्क्यूरी मैंने फिल कर दी है. यहाँ पे मैंने मर्क्यूरी फिल कर दी है. यहाँ पे मर्क्यूरी फिल है. और अगर बच्चों यहाँ पे मैं एक कॉलम रखता हूँ, एक लंबा 1 मीटर लंबा कोई मैंने वर्टिकल कॉलम रख दिया है कुछ इस तरीके से.
इस मर्क्यूरी के अंदर एक वर्टिकल कॉलम मैंने बना दिया है। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी है इस वर्टिकल कॉलम के अंदर क्या कर जाएगी, रेज करेगी और एक हाइट आ जाएगी। अगर जो प्रेशर जनरल बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है किस हाइट तक रेज कर जाएगी बच्चों, मर्क्यूरी यहाँ पे लगभग 760 mm एयर कॉलम के बराबर रेज हो जाएगी। ये जो कॉलम की हाइट रहेगी मर्क्यूरी के वो 760 mm के बराबर होगी। कब, अगर जो प्रेशर है यहाँ पे कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो इसीलिए हम इसे कितना कह देते हैं, 760 mm ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी भी लिखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके बच्चों, यस सर। Yes, sir. यस, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए सेकंड आता है बच्चों, सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर इज गेज प्रेशर। सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर इज गेज प्रेशर। बच्चों गेज प्रेशर क्या होता है, देखिएगा, द एक्सिस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द एक्सिस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर measured by the pressure measuring instrument। जो भी बच्चों एटमॉस्फेरिक, अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जो भी प्रेशर मेजर करता है बेसिकली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे ही मेजर करता है। ठीक है, रेफरेंस लेवल क्या होता है उसके लिए, जो जीरो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। भाई मान लीजिए हम यहाँ पे जनरली कोई बात है या कोई ये क्लोज्ड कंटेनर है, इस कंटेनर में बात करें, कोई गैस भरी हुई है, मान लीजिए ये कोई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं इसको ओपन एयर में रखूं तो ये क्या रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग दे देगा। बट जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा इसे तो ये कुछ ना कुछ रीडिंग दे देगा, और ये जो रीडिंग देगा ये या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रीडिंग देगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रीडिंग देगा। ठीक है बच्चों, तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, द एक्सिस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the axis pressure the axis pressure over atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instrument measured with the axis pressure over the atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instrument pressure measuring instrument is called gauge pressure। ठीक है बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ऊपर जो भी प्रेशर मेजर किया गया है वही हमारा गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर होता है बच्चों हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा P एब्सोल्यूट विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, जो टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा बेसिकली, एटमॉस्फेरिक सॉरी जो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा इट इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो पी नोट है, ठीक है, और मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट लिया प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो रीडिंग है वो आती है पी डेस, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, जो टोटल प्रेशर है या एब्सोल्यूट प्रेशर है इट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस पी डेस के बराबर हो जाएगा। यस और नो, यस सर। Yes, sir. रेफरेंस के जो ऊपर
प्रेशर आया है, रेफरेंस क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर जो प्रेशर आया वो हो जाएगा गेज प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास जनरली हम 3 टाइप के प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर की। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तीनों टाइप के प्रेशर हमने देख लिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट डेप्थ h। मान लीजिए हम लिक्विड के अंदर किसी h डेप्थ में जा रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर h डेप्थ पे जा रहे हैं, तो कितना प्रेशर होगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h। चलिए देखिएगा बच्चों, मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें कोई रो डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है। ये कंटेनर है जिसमें कोई रो डेंसिटी का लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर में कोई m मास का लिक्विड एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं। चलिए, तो ये हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर में जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस रो डेंसिटी के लिक्विड के अंदर हमने कोई एक m मास का एलिमेंट अज्यूम कर लिया है बच्चों, किस इस तरीके से। ठीक है, ये एक हमने m मास का एलिमेंट अज्यूम कर लिया। चलिए, m मास का एलिमेंट जो मैंने अज्यूम किया है बच्चों, इसकी हाइट h है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है a है। इसकी हाइट h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ठीक है बच्चों, अब देखो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड जिस भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है उस पे प्रेशर अप्लाई करता है। तो यहाँ पे इस लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो लिक्विड की जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस पे लिक्विड कोई P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बच्चों, यस और नो। यहाँ पे लिक्विड इस जो हमने एक एलिमेंट माना है, m मास का एलिमेंट माना है, उसकी अपर सरफेस पे लिक्विड P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और इस एलिमेंट की लोअर सरफेस पे लिक्विड कोई P2 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बच्चों। क्लियर है बात। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो मैंने एक एलिमेंट माना है m मास का, इस m मास के एलिमेंट की अपर सरफेस पे P1 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लोअर सरफेस पे P2 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसका जो वेट होगा बच्चों, वो वेट किधर एक्ट करेगा, ये जो हमने मास एलिमेंट माना है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, यस और नो। यस सर। यस। चलिए अब अगर ये लिक्विड एलिमेंट, ये लिक्विड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस, फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट इज 0, और एफ नेट अगर 0 है बच्चों, तो टोटल वर्टिकल, सॉरी, जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम 0 हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें कि ये P1 प्रेशर ए पे एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से फोर्स F1 कितना हो जाएगा, क्या F1 की वैल्यू P1 इंटू ए के बराबर हो जाएगी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, यस और नो। यस सर। यस, F2 फोर्स इसकी लोअर सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू P2A हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है बच्चों, और mg तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा ही है। तो इक्विलिब्रियम के लिए
टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। मैं mg को भी डिफाइन कर देता हूँ। mg भी यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इट मींस F1 प्लस mg शुड बी इक्वल टू F2। और बच्चों अगर हम F1 और F2 की वैल्यू रख दे तो क्या मिलेगा, देखो P1A प्लस mg विल बी इक्वल टू P2 इंटू A। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे हम m की वैल्यू भी रख देते हैं। सर, हाँ बोलिए बेटा। सर हमने जो ये सिलेंडर लिया इसकी हाइट भी h है और डेप्थ भी h है, तो सर इसका जो अपर सरफेस होगा वो तो बिल्कुल सरफेस पे होगा ना, तो उस पे लिक्विड कैसे प्रेशर लगाएगा? क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा से बोलो ये जो हमने सिलेंडर अज्यूम किया है ये h हाइट का लिया है और a सरफेस एरिया का लिया है। अब आप क्या बोल लेते बेटा? सर हमने ये जो वाटर का कॉलम है इसकी हमने डेप्थ भी h ली है, तो इसका जो अपर सरफेस होगा वो तो बिल्कुल सरफेस पे होगा ना, यहाँ वाटर के नहीं, सरफेस। नहीं है, जरूरी नहीं है बेटा। हमने वाटर के अंदर ये एलिमेंट अज्यूम किया है, वाटर के अंदर ये एलिमेंट अज्यूम किया है। और ये जो एलिमेंट लिया है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो एलिमेंट मैंने अज्यूम किया है, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की हाइट h है बेटा, ना कि अपर सरफेस से इसकी हाइट h और लोअर सरफेस से। हमें पता नहीं है कि अपर सरफेस से इसकी हाइट क्या है, फ्री सरफेस से अपर सरफेस की हाइट क्या है, फ्री वाटर सरफेस से लोअर सरफेस की हाइट क्या है, हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि सिलेंडर की हाइट h है, मतलब इसकी सिलेंडर की अपर सरफेस और सिलेंडर की लोअर सरफेस के बीच की डिस्टेंस h है। ये हमने अज्यूम किया है बेटा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो ये हो जाएगा P1A प्लस m, क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इस सिलेंडर के लिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इट विल बी A इंटू एच इंटू डेंसिटी रो इंटू जी विल बी इक्वल टू P2 इंटू है। बच्चों P को अगर मैं कॉमन ले लूं, सॉरी A को अगर कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, P1 प्लस रो जी एच विल बी इक्वल टू P2। यस और नो बच्चों? और यहां से अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू रो जी एच। ये क्या चीज बता रहा है बच्चों, किसी लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर h हाइट के डिफरेंस पे, किसी h हाइट के डिफरेंस पे किसी लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर जनरेट होता है, रो जी एच के बराबर प्रेशर जनरेट होता है बच्चों। क्लियर है बात? तो लिक्विड का कॉलम, किसी लिक्विड के एच कॉलम कितना प्रेशर जनरेट करेगा, किसी लिक्विड का एच हाइट का कॉलम हमेशा रो जी एच के बराबर प्रेशर जनरेट करेगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। चलिए, अब हमने ये सीख लिया कि एच हाइट का लिक्विड कॉलम कोई प्रेशर रोजी एच जनरेट कर रहा है, इसका मतलब किसी लिक्विड के अंदर, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, किसी लिक्विड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। द प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम इन ए लिक्विड। ओके बच्चों, क्लियर है बात? प्रेशर एट यस सेम सर। हॉरिजॉन्टल लेवल इन ए लिक्विड इज सेम। मान लीजिए ये एक लिक्विड का कंटेनर है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक गिवन लिक्विड का कॉलम है और इस लिक्विड के कॉलम में ये एक लिक्विड फिल्ड है। बच्चों अगर इस लिक्विड कॉलम में मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। बच्चों पॉइंट ए पे प्रेशर पी ए है, पॉइंट बी पे प्रेशर पी बी है, रेस्पेक्टिवली
सी और डी पे प्रेशर पीसी एंड पीडी है, तो बच्चों क्या पीए और पीबी बराबर होंगे? Yes, sir. यस, Yes, sir. पीए एंड पीबी विल बी इक्वल्स, पीए विल बी इक्वल्स टू पीबी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं पीए और पीसी को, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? PC. पीसी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पॉइंट सी के लिए जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो ज्यादा है। पॉइंट सी के लिए लिक्विड कॉलम की हाइट H2 है। पॉइंट ए के लिए लिक्विड कॉलम की हाइट H1 है। पॉइंट डी के लिए लिक्विड कॉलम की हाइट सबसे ज्यादा है बच्चों, तो प्रेशर विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट डी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो PA बराबर PB विल बी लेस देन PC एंड विल बी लेस देन PD। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटी सी बात बताइए। मान लीजिए कि मैं एक डिस्क लेता हूं, सर्कुलर डिस्क जिसकी रेडियस R है, और एक डिस्क लेता हूं दूसरी सेम दोनों डिस्क सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। एक डिस्क की रेडियस R है और दूसरी डिस्क की रेडियस 2R है। दोनों डिस्क सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो किस डिस्क पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बच्चों? R रेडियस वाली पे या 2R रेडियस वाली पे? सेम होगा दोनों में। सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड प्रेशर क्या होता है? रो जी एच के बराबर होता है। अब लिक्विड प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वाट एवर बी द सरफेस एरिया, अगर लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है, अगर लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि प्रेशर किस फोर्स किस पे ज्यादा होगा, आर रेडियस की डिस्क पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा या 2R रेडियस की डिस्क पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? Radius. हाँ बेटा, देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। सो F विल बी इक्वल्स टू रो जी एच इनटू ए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उस पे फोर्स ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया कम उस पे फोर्स कम। तो 2R रेडियस की डिस्क पे फोर्स ज्यादा लगेगा। यस और नो? Yes, sir. चलिए ठीक है बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। थैंक यू Excuse एवरीवन। me, sir. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। सर इन दोनों का रेडियस अलग अलग है तो इनकी डेंसिटी अलग अलग नहीं हो जाएगी? किनकी? डिस्क की? सर ये यस सर। नहीं बेटा, रेडियस अलग अलग है तो डेंसिटी के बारे में तो मटेरियल या डिस्क की डेंसिटी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पे। सेम मटेरियल सर की। दोनों की वॉल्यूम अलग होगी। क्या बोल रहे हो बेटा? दोनों की वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगी ना? बेटा, डिस्क जो होता है वो एक लेटरल एरिया है, लेटरल सरफेस है, तो हम इसकी जो ये वाली सरफेस है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। यहाँ पे हमने जो किया था, बेसिकली एक सिलेंडर लिया था, सिलेंडर पे प्रेशर निकाला था हमने, तो प्रेशर का कैलकुलेशन किया था। हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है, हम सिंपली इतनी सी बात कर रहे हैं कि इस डिस्क के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है, उस लिक्विड कॉलम का क्या तो प्रेशर होगा जिसको हमने बताया इक्वल है, या फिर उस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल डिस्क के ऊपर लिक्विड कॉलम के प्रेशर का और फोर्स का मान। ठीक है बच्चों, बस केवल हम यही बात कर रहे हैं बेटा, और बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके सर। चलिए थैंक यू बच्चों। और कोई थैंक यू क्वेरी हो सर। तो थैंक यू। बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक थैंक यू यू। सर।